नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, बीपीएससी ने टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के थर्ड फेज के लिए नोटिस और एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया है। फॉर्म फिलअप भी शुरू हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है। अब ये जो एग्ज़ाम है ये है TRE 3.0, थर्ड फेज है ये। ठीक है, तीसरी बार ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है। पहली बार अगस्त 2023 में लिया गया, दूसरी बार दिसंबर में दूसरा फेज, और ये तीसरा फेज ये लिया जा रहा है जो डेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मार्च में। ठीक है, मार्च 2024 में लिया जाएगा। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसमें लगभग 70,000 वैकेंसीज होंगी। ठीक है, 70,000 लगभग, उससे भी ज़्यादा वैकेंसीज होने वाली हैं, ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया है। ऑफिशियल डेटा अभी, ऑफिशियल नंबर्स नहीं आए हैं, पर ये इससे ज़्यादा रहने वाला है। ठीक, दूसरी बात एक और ये कि जो फोर्थ फेज होगा, अभी तो थर्ड फेज का नोटिफिकेशन आया है, फोर्थ फेज के बारे में भी एक जानकारी मिल गई है कि उसमें लगभग सरकार ने कहा है 1 लाख या उससे भी ज़्यादा वैकेंसी होने वाली है। 1 लाख के आसपास वैकेंसी होने वाली है फोर्थ फेज, जो कि अगस्त में होगा कंडक्ट। ठीक है, ये है थर्ड फेज जो कि मार्च में कंडक्ट होने वाला है। और फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट यहाँ पे आ चुकी है, शुरू हो चुका है फॉर्म भरना। ठीक है, अब इसके बारे में हमने ये देख लिया कि एग्ज़ाम कब होगा, मार्च में। वैकेंसीज कितनी होगी, 70,000 से ज़्यादा। और ये क्लास 1 to 12 हर क्लास के टीचर्स के लिए इसमें वैकेंसीज हैं। ठीक है, क्लास 1 to 12 के सारे क्लासेस की वैकेंसीज होगी इसमें। अब देखिए, ये तो नोटिफिकेशन हो गया। इसके बाद हम एडवर्टीजमेंट भी देखेंगे, और इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिटेल्स में देखने की कोशिश करेंगे। चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो, अलग अलग क्लास के टीचर्स के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट्स हैं, एग्ज़ाम का नया पैटर्न क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, कितने पेपर्स होंगे, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, कौन कौन से सेक्शन से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ में आरक्षण या उससे संबंधित जो बातें हैं वो भी देखेंगे, फीस क्या होगा वो देखेंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखें। और अगर आप कोई एक सेक्शन देखना चाहें, खासकर जैसे कि मान लीजिए आपको एज लिमिट ही देखना हो, तो उसके लिए वीडियो में टाइम स्टैम्प लगा होगा, आप उस सेक्शन में जाकर के उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई एक खास सेक्शन देखना हो, पूरी वीडियो नहीं देखनी हो और एक पॉइंट आपको देखना हो, तो आप वैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन जो है उसका डेट क्या है, 10 फरवरी से 23 फरवरी तक ये दिया हुआ है। एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ये जो एग्ज़ाम है इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो बढ़ेगा नहीं। क्लियर लिखा हुआ है नोटिस में कि अविस्तारणीय है, यानी डेट आगे विस्तारित, एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो 10 फरवरी से 23 फरवरी के बीच ही आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरा जाएगा, वो भी 10 फरवरी से 25 फरवरी तक भरा जाएगा। ठीक है, तो 10 से 23 फरवरी तक फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो सकता है। रजिस्ट्रेशन प्लस फीस जो है वो सबमिट होगा, और ये प्रोसेस जो है 25 फरवरी तक फॉर्म आपको भरने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इस नोटिफिकेशन में ये साफ साफ कहा गया है कि किस क्लास के टीचर्स के लिए कितनी वैकेंसीज है, किस सब्जेक्ट के टीचर के लिए कितनी वैकेंसीज है। तो विषयवार, सब्जेक्ट वाइज, जिलावार, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये सब डेटा जो है ये वेबसाइट पर बहुत जल्द आएगा। ठीक है, बहुत जल्द आएगा, अभी नहीं ये अपलोड किया गया है, अभी ये डिटेल नहीं दिया गया है। ठीक, तो ये जब भी आएगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी उसके बारे में डेटा नहीं है। एक चीज़ में लिखा हुआ है कि सीटेट या एस्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट को शामिल नहीं किया जाएगा, यानी सीटेट या एस्टेट जो क्लियर कर चुके हैं उनको ही शामिल किया जाएगा, अपीयरिंग कैंडिडेट शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए, हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग जो है क्लास के टीचर्स के लिए देखें, इससे पहले हम कुछ बेसिक और कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। कॉमन जैसे कि एज लिमिट। एज लिमिट के बारे में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त 2023 है। ठीक है, 1 अगस्त 2023 के हिसाब से आपका डेट माना जाएगा कि आपकी आयु कितनी है। ठीक, देखिए, क्लास 1 to जो 8 के टीचर्स होंगे उनके लिए मिनिमम एज जो होगा वो होगा 18 साल। ठीक है, और क्लास 9 to 12 के लिए जो टीचर्स के लिए मिनिमम एज होगा वो होगा 21 ईयर्स। तो 18 साल होगा न्यूनतम आयु क्लास 1 to क्लास 8 के टीचर्स के लिए, यानी क्लास 1 to 5 भी और 6 to 8 भी।
जो प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय दोनों के टीचर्स के लिए। और क्लास 9 टू 12 यानी क्लास 9 टू 11 और क्लास जो कि माध्यमिक है, और क्लास 11 टू 12 जो उच्च माध्यमिक है, दोनों के लिए 21 ईयर्स मिनिमम होगा एज। ठीक, मैक्सिमम एज अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, ये देखते हैं क्या है। मैक्सिमम एज जो है वो जनरल के लिए 37 है। ठीक है, यहाँ देखिए थर्ड पॉइंट, जनरल के लिए, जनरल मेल के लिए, पुरुषों के लिए 37 है, जनरल मेल के लिए 37 है। ठीक है, इसके बाद जो जनरल फीमेल है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा 40 ईयर्स, 40 साल। इसके अलावा जो बीसी है और जो ईबीसी है, बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 साल रहने वाला है। ठीक, इसके बाद जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, उसके पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 ईयर्स रहेगा, 42 साल रहेगा। ठीक है, ईबीसी सॉरी एससी और एसटी के लिए 42 साल मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, ये सारा कुछ हिंदी में लिखा हुआ है और वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कुछ लोगों के लिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लियर करता जा रहा हूँ। अब देखिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम एक चीज़ तो हम समझ लिए कि क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 ऐसे 4 तरीके से एग्ज़ाम है। ठीक, चारों ही में एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है कि 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नेगेटिव होगा कि नहीं वो भी बताने वाला हूँ मैं। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन पर मार्क्स। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू टाइप जैसे पहले होता आ रहा है। 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, अब तो ये दो चीज़ें कॉमन हो गई, एक तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, दूसरा 2.5 घंटे का पेपर, ये दोनों में सारे क्लास के टीचर्स के लिए कॉमन है। बाकी अब उसके भीतर क्या क्या डिवीजन है वो देखते हैं। सबसे पहले क्लास 1 to 5 के टीचर्स के लिए, तो क्लास 1 to 5 के टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें देखिए क्या है, 2 भाग में डिवाइड किया गया है पेपर को। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में 120 क्वेश्चन होंगे। ये जो 30 क्वेश्चन है पार्ट 1 के, ये लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। इसमें अंग्रेजी, इंग्लिश, साथ में हिंदी, उर्दू या बांग्ला, इन तीनों में से कोई एक। अंग्रेजी होगा ही होगा, साथ में हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई एक भाषा को सॉल्व करना होगा उसके क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन होंगे और 30% हमको इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। 30% हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 30% मार्क्स लाना पड़ेगा पेपर 1 में। ठीक, पेपर 2 होगा 120 नंबर का, 120 सवाल होंगे। और ये कहाँ से आएंगे, पूछे जाएंगे सवाल, तो पार्ट 2 के 120 क्वेश्चन जो होंगे वो प्राथमिक गणित, मैथ होगा, मानसिक क्षमता परीक्षण, रीजनिंग होगा, और सामान्य जागरूकता, जीएस, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान, साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, फ्रीडम स्ट्रगल यानी हिस्ट्री होगा, भूगोल, ज्योग्राफी होगा, पर्यावरण एनवायरनमेंट होगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं जनरल नॉलेज में, वो सारे विषय होंगे। और उसका लेवल होगा एससीईआरटी या एनसीईआरटी से संबंधित। ठीक है, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस उसका वही होगा। लेकिन लेवल क्या होगा एग्जाम का, तो लेवल जिस भी पोस्ट या जिस भी क्लास के टीचर के लिए आप एग्जाम देंगे, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, वो उसके ही लेवल का क्वेश्चन भी होगा। किसी पोस्ट के लिए अगर 12th लेवल जो है वो है क्वालिफिकेशन उसका, तो 12th लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। ये लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, अब देखिए क्लास 6 to 8 के लिए क्या रहेगा सिस्टम, 3 पार्ट में रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में 30 सवाल वैसे ही रहेंगे जैसे कि क्लास 1 to 5 के टीचर्स के लिए था। लैंग्वेज का, जिसमें अंग्रेजी कंपलसरी, साथ में हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक लैंग्वेज, और यहाँ भी वही 30% जो है लाना मैंडेटरी है। ठीक है, अनिवार्य है। पार्ट 2 जो होगा उसमें 40 क्वेश्चन होंगे जो जीएस के होंगे। जैसे क्लास 1 to 5 के टीचर्स के लिए 80 सवाल जो थे वो क्या थे, 80 नहीं 120 सवाल। तो जैसे वहाँ पर 120 सवाल जो है वो जीएस के थे, वैसे यहाँ पर होंगे 40 सवाल। उन 120 सवाल को यहाँ पर 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया गया है। तो पार्ट 1 में हो गया 30 सवाल, पार्ट 2 में हो गया 40 सवाल जो कि जीएस का होगा, जनरल स्टडी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ, रीजनिंग सब होगा। पार्ट 3 जो है वो होगा, उसमें 80 क्वेश्चन होंगे, और ये होगा जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स के लिए अलग अलग। जैसे कि अगर कोई
ये किस किस कैटेगरी में होगा? एक तो गणित एवं विज्ञान, मैथ्स और साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, यानी साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज के टीचर्स के लिए। इसमें क्या चीज़ लिखा हुआ है? इसमें एक चीज़ ये लिखा हुआ है, देखिए कि क्लास 6 टू इसके जो टीचर्स के लिए होगा, ये जो पार्ट 3 है ना, पार्ट 3 में 80 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होगा। पार्ट 3 भी 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। यानी अगर सेक्शन 1 में आपने, इसमें भी चूज करना होगा कि सेक्शन 1 में आप कौन सा सॉल्व करते हैं, सेक्शन 2 में कौन सा सॉल्व करते हैं। अगर सेक्शन 1 में आप हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सेक्शन 2 में आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमी या पॉलिटिकल साइंस, इसमें से कोई एक का विषय का चयन करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से अगर सेक्शन 1 में आप यहाँ पे ज्योग्राफी रख लेते हैं तो सेक्शन 2 में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी रखना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक रखना पड़ेगा। यानी सेक्शन 1 में अगर आप ज्योग्राफी रख ली तो सेक्शन 2 में आपको हिस्ट्री नहीं रखने दिया जाएगा। ठीक है, पर सेक्शन 1 में हिस्ट्री रख के सेक्शन 2 में ज्योग्राफी आप रख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया। इसमें भी वही SCRT NCERT का रहेगा पैटर्न। देखिए क्लास 9 टू 10 के टीचर्स के लिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्कूल्स में क्लास 6 टू 10 के टीचर्स के लिए क्या रहेगा? वही पार्ट 1 जो है 30 मार्क्स का लैंग्वेज, पार्ट 2 40 मार्क्स का GS, ये दोनों सेम जैसा कि क्लास 6 टू 8 के लिए था। और पार्ट 3 में रहेगा 80 मार्क्स का क्वेश्चन, रिस्पेक्टिव अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स के लिए अलग अलग। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ होगा। सेक्शन 1 सेक्शन 2, अगर सेक्शन 1 में हिस्ट्री रखा है तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र रखना पड़ेगा। या सेक्शन 2 में, सेक्शन 1 में अगर भूगोल रखा है तो सेक्शन 2 में इकोनॉमी या पॉलिटी रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर सोशल साइंस जो उसके जो टीचर्स होंगे उसके लिए। फिर देखिए क्लास 11 टू 12, 11 टू 12 में भी वही पार्ट 1 सेम तरीका रहेगा, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज का, पार्ट 2 वही 40 क्वेश्चन GS के, जनरल स्टडीज जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब है। और पार्ट 3 जो है वो 80 क्वेश्चन होंगे, रिस्पेक्टिव अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स के लिए अलग अलग। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हैं उनके लिए वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। ठीक, ये हो गया क्लास 11 12 के लिए। देखिए यहाँ पे 9 टू 10 में जैसे थर्ड पार्ट के लिए कोई एक सब्जेक्ट का चुनाव करना था, एक विषय, वर्ग 9 से 10 के लिए। किनमें से? हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान यानी साइंस, गणित, मैथ्स, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, इनमें से कोई एक चुनना था। जैसे उसी तरीके से यहाँ पर क्लास 11 टू 12 के लिए भाग 3 में भी चुनने के लिए दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे फ़र्क ये रहेगा कि क्लास 9 टू 10 के लिए जैसे आप सोशल साइंस पूरा एक समूह चुन सकते हैं। ठीक है, और उसमें फिर हिस्ट्री और बाकी सेक्शन 1 सेक्शन 2 करके 2 कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट को आप सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान था क्लास 9 टू 10 के लिए। 9 टू 10 के लिए क्या था? सामाजिक विज्ञान था। लेकिन क्लास 11 टू 12 के लिए क्या होगा? यहाँ पर सामाजिक विज्ञान नहीं होगा, बल्कि सामाजिक विज्ञान के बदले आपको अलग अलग उसके जो सेक्शंस हैं वो उनमें से चुनाव करना पड़ेगा। जैसे कि हिस्ट्री, राजनीति शास्त्र, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। इसके साथ साथ कुछ और सब्जेक्ट्स होंगे, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, गृह विज्ञान, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, संगीत, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे, इनमें से सब्जेक्ट को चुनना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट। ठीक है, एक पत्र का चुनाव किया जाना है, एक सब्जेक्ट चुनना है इनमें से। ठीक, अब कुछ और डिटेल देखिए। भाषा भाग 1 क्वालिफाइंग होगा। ठीक, और दूसरा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। क्वालिफाइंग, और कितना क्वालिफाइंग है? 30% है ना, 30% लिखा हुआ था ना, 30%, कम से कम 30% अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है साक्षात्कार, इंटरव्यू नहीं होना है। दूसरा, अधिमान्यता, एक से अधिक अध्यापकों के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में
संवर्गों की प्राथमिकता अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन। अगर आप एक से अधिक क्लास के टीचर्स के लिए अलग, एक से अधिक अगर आप क्लास के टीचर्स के लिए फॉर्म भरते हैं तो अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म होगा और उसी में आपको प्रायोरिटी बता देना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी कौन सी है। जैसे आपने क्लास 1 to 5 के लिए भर दिया और फिर 8 to 10, 6 to 8 के लिए भर दिया, फिर 9 to 10 के लिए भी भर दिया, तो आपको ये प्रायोरिटी बताना पड़ेगा कि आपको इनमें से कौन सी आपकी प्रायोरिटी है, क्योंकि पोस्ट एक ही होगा आवंटित, एक पद ही आवंटित किया जाएगा। ठीक है, आपने क्लास 1 to 5 के लिए भी भर दिया और 9 to 10 के लिए भी भर दिया है, 6 to 8 के लिए भी भर दिया है, तो प्रायोरिटी बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा मेरा प्रायोरिटी है, ताकि आपको मार्क्स और उसके अनुसार जो पोस्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको एक ही। ये नहीं कि तीनों मिल जाएंगे और तीनों में से कोई एक आपको चुनना है, ऐसा नहीं, एक पद ही आवंटित किया जाएगा। ठीक है, जिलों के मामले में भी आपको 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बताने पड़ेंगे अवरोही क्रम में, है ना। तो आपको ऐसे 1 2 3 3 जिले बता देने होंगे जिसमें कि आपको जाना है। ठीक है, तो आपका जो मेरिट होगा उसके आधार पर आपके जिले का आवंटन किया जाएगा। अच्छा मेरिट होगा तो आपको जो आपने जो पहले नंबर पे दिया है जिला वो आपको मिल जाएगा। अन्य कोई निर्देश क्या है कि एक कैंडिडेट 3 बार ही एग्जाम दे सकता है, कोई भी अभ्यर्थी सिर्फ 3 बार एग्जाम दे सकता है। जैसे टीआरई 1 हुआ, 2 हुआ और ये 3rd हो रहा है, तो अगर आपने फर्स्ट भी दिया था, सेकंड भी दिया था और 3rd भी दे रहे हैं तो ये आपका लास्ट होगा, है ना। या अगर आप 3rd दे रहे हैं तो इस तरीके से आप 3 बार ही दे सकते हैं। 4th भी होने वाला है, कब होगा, अगस्त में। तो इस तरीके से आप टीआरई जितने एग्जाम्स होते हैं केवल 3 बार दे सकते हैं। आरक्षण के बारे में तो हम जानते ही हैं कि यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी है, उसके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आपके पास, तब जाकर आप जो है उस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल होंगे। एक चीज़ देखिए, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके, चाहे आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के, 12th के, 10th के, जो भी सब सर्टिफिकेट्स हैं आपके, 25 फरवरी 2024 जो कि लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, 25 फरवरी उससे पहले का होना चाहिए। 25 फरवरी तक ही के जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो वैलिड होंगे। चाहे आप कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स बना रहे हो तो वो भी, और जो भी सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं वो सब आपके, है ना। जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है उनका। ठीक, और फिर अलग अलग जो, और देखिए SC ST के लिए क्या है, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी बिहार का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ें। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, EBC और BC के लिए क्या होना चाहिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जो कि ब्लॉक लेवल से आपको बनवाना है या बनवा लिया होगा आपने, तो वही आपको जमा करना है। राज्य सरकार के लिए देखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होता है वो भी केंद्र सरकार के लिए भी होता है, राज्य सरकार के लिए भी होता है, पर आपको राज्य सरकार वाला, जो BC है तो BC और EBC है तो EBC का क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। ठीक है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र कहते हैं इसको, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो ये बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का ब्लॉक लेवल से आप बनवा लें, अगर नहीं बनवाया है तो 25 फरवरी से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जो महिलाएं सर्टिफिकेट बनाएंगी वो अपने पिता के नाम के और पते से बनाएंगी, ऐसा भी लिखा हुआ है इसमें। विवाहित महिलाएं पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि पति के नाम से। तो उनका जो कैटेगरी होगा वो पिता के नाम से ही बनेगा। और ये देख लीजिए, अनरिजर्व्ड, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, EBC, बैकवर्ड क्लास, और EBC जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो। इसके अलावा आगे देखते हैं शुल्क, फीस क्या है, 750 जनरल कैटेगरी के लिए और SC ST के लिए 200। ठीक है, महिला उम्मीदवारों के लिए भी 200, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 200, और बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए 750। अदर स्टेट्स के भी कैंडिडेट्स होते हैं ना, तो 750 फीस होगा। 750 जनरल कैटेगरी के लिए भी, और बाकी जो अदर स्टेट्स के कैटेगरी जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए भी 750। लेकिन जो SC ST होंगे उनके लिए 200, जो महिलाएं हैं उनके लिए 200, महिला किसी भी कैटेगरी के लिए हो तो 200 रुपये, और जो दिव्यांग हैं उनके लिए 200 रुपये शुल्क हो गया। बायोमेट्रिक फीस 200 रुपये अलग से देना पड़ेगा हर कैटेगरी, हर फॉर्म, मतलब हर पोस्ट के लिए। अगर आपने एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो 200 रुपये पर पोस्ट के हिसाब से आपको बायोमेट्रिक फ़ी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने आधार नंबर डाला हुआ है फॉर्म में तो आपको बायोमेट्रिक फ़ी नहीं देना पड़ेगा। अगर आधार नंबर डाल दिया है तो बायोमेट्रिक फ़ी का भुगतान नहीं करना होगा। ठीक है, एक चीज़ और कि अगर आपका आधार मोबाइल से लिंक नहीं है तो जल्दी से लिंक करवा लीजिए।
ठीक है। ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन, पोस्ट ऑफिस से होता है तो पोस्ट ऑफिस से, जहाँ से भी होता है। आपको आधार कार्ड अपना जो मोबाइल नंबर है उससे लिंक करवा लेना है। अगर जिनका लिंक है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपको अपना आधार अपने फ़ोन नंबर से लिंक करवा लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या है। जब आप मान लीजिए आपने फॉर्म गलत भर दिया तो उसके बारे में भी एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने फॉर्म गलत भरा है तो उस फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं और उसके बाद सेम मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जिससे कि आपने पिछला फॉर्म भरा था उसी से दूसरा रजिस्ट्रेशन और दूसरा फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। तो अगर आपका फॉर्म गलत हो गया किसी वजह से, उसमें कुछ गलती है, तो आप उस फॉर्म को कैंसिल कीजिए और उसके बाद दूसरा फॉर्म सेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का यूज करते हुए कर सकते हैं। एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं है, आप फॉर्म में कोई बदलाव नहीं कर सकते, जो भर दिया है सो भर दिया है। इसके बाद एक और चीज़ लिखा हुआ है कि जब आप फॉर्म कंप्लीटली भर लें तो डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन में जा करके आप उसको डाउनलोड करके 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट कर लें। उसकी 2 कॉपी की प्रिंट आउट ले लें आप, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट में आपका भर जाएगा। तो 7 फरवरी की ये नोटिफिकेशन है 2024, TRE 3 बिहार लोक सेवा आयोग पटना। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो छूट गया था अलग अलग क्लास के टीचर्स के लिए, हम उसको डील कर लेते हैं लास्ट में। बाकी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपकी हो, कुछ भी सवाल जो आपको पूछना हो, आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की दुविधा हो हम आपकी सहायता करेंगे जितना हो सकेगा। और आपका कोई भी सवाल हो वो आप ज़रूर कमेंट में पूछिए। आइए देख लेते हैं अलग अलग क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी। ब्रीफ में देखते हैं, बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि हर चीज़ के लिए अलग अलग उसमें दे रखा है। ये वाली जो PDF है वो BPSC बिहार जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आपको मिल सकता है। और बाकी भी जो आपको अगर तैयारी से संबंधित जो भी आपकी सहायता हो वो वहाँ से आप कर सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, जो चैनल का नाम है BPSC बिहार, उसी नाम से आप सर्च करेंगे VIHARA, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप पोस्ट्स और बाकी सब चीज़ें भी आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। जो क्वेश्चन है PYQ है वो सब भी मिलता रहेगा। देखिए सबसे पहले क्लास 1 to 5 के टीचर्स के लिए लिखा हुआ है 50% के साथ में उच्चतर माध्यमिक मतलब 12th, मतलब 12th पास होना चाहिए 50% के साथ में। और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 1 साल या 1.5 साल वाला नहीं चलेगा। अगर आपने DLED किया है तो DLED जो है वो 2 साल वाला होना चाहिए, ना कि 1.5 साल 1 साल वाला। बहुत क्लियरली लिख दिया गया है NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। तो 18 महीने की जो आपकी DLED की उपाधि है NIOS द्वारा, उसको मान्यता नहीं मिल रहा है, नहीं दिया जाएगा। आपके पास 18 महीने नहीं 24 महीने यानी 2 साल की का कोर्स होना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। क्लास 6 to 8 के लिए गणित एवं विज्ञान एक कैटेगरी है, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस एक कैटेगरी है और भाषा लैंग्वेज एक कैटेगरी है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्या होगी, वही एलिजिबिलिटी यहाँ पर 12th के बदले ग्रेजुएशन होगा, ठीक है। क्लास 1 to 5 के टीचर्स के लिए 12th था, क्लास 6 to 8 के टीचर्स के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन हो जाएगा, साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED होना चाहिए, या B.Ed हो तो वो तो है ही, B.Ed भी चलेगा, पर मिनिमम DLED होना चाहिए 2 साल का। इसके बाद देखिए बाकी ये अथवा करके आप डिटेल में देखना चाहें तो इस PDF जो कि चैनल पे रहेगा या वेबसाइट पे भी है, ऑफिशियल वेबसाइट पर BPSC की, तो आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। या आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में तो पूछ ही सकते हैं, वहाँ भी हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ यहाँ, भाषा अगर कोई लैंग्वेज के टीचर्स होंगे तो उनके लिए ग्रेजुएशन के लेवल पर वो सब्जेक्ट जो है पढ़ा हुआ होना चाहिए, चाहे ऑनर्स के रूप में या फिर सब्सिडरी के रूप में, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज के टीचर्स के लिए वो लैंग्वेज होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश के टीचर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपके पास वो लैंग्वेज पढ़ा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन के दौरान, ठीक है। उसी तरीके से सामाजिक विज्ञान शास्त्र में अगर आप सोशल साइंस के टीचर बन रहे हैं तो वो सब्जेक्ट्स, इनमें से कोई सब्जेक्ट जो है, इनमें से 2 विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, होम साइंस, सोशियोलॉजी, इनमें से कोई 2 विषय ग्रेजुएशन के लेवल पर होना चाहिए। क्योंकि एलिजिबिलिटी तो ग्रेजुएशन लिख दिया है, पर सोशल साइंस के टीचर्स के लिए इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में।
लैंग्वेज के टीचर्स के लिए इनमें से कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, इसके टीचर्स के लिए। और साइंस और मैथ्स के टीचर्स के लिए ग्रेजुएशन के लेवल पर गणित, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, इनमें से कोई 2 विषय ग्रेजुएशन के लेवल पर होना चाहिए। अगर आप साइंस और मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स में, ठीक है। अब देखिए क्लास 9 to 10 के लिए क्या है, उसमें 9 to 10 के लिए वही स्नातक अथवा स्नातकोत्तर ग्रेजुएशन मिनिमम, साथ में बीएड। अभी तक क्या देख रहे थे हम, क्लास 1 to 5 और 6 to 8 में डीएलएड डिप्लोमा देख रहे थे इन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा में, पर यहाँ पर डीएलएड नहीं, यहाँ पर बीएड चाहिए क्लास 9 to 10 के टीचर्स के लिए। और फिर 11 to 12 में भी वही होगा। डिफरेंस क्या होगा, 9 to 10 के लिए हम ग्रेजुएशन देख रहे हैं, 11 to 12 में पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन के लिए टीचर के लिए अगर है तो वहाँ पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन के लेवल पे। इसके बाद संगीत, ललित कला, अलग अलग विषयों के लिए भी ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ देखिए गणित है तो 9 to 10 के टीचर्स में यहाँ पर गणित, अगर गणित के टीचर बनना है तो फिर उसमें कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, किन में से, चाहे फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर बीसीए की योग्यता है तो उसको ही माना जाएगा ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट, वो भी है। विज्ञान, साइंस के टीचर्स के लिए भी यहाँ पर बायोलॉजी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, और यहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। ये तीनों में से कोई 2 होना चाहिए। स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग में भी वो स्नातक हो तो चलेगा, साथ में साइंस की विशेषज्ञता होनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी भी ग्रेजुएशन के लेवल पर इसको भी समाहित किया गया है इसमें, ठीक है। जंतु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र और रसायन शास्त्र के अलावा। इसके बाद सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस में क्या है, उसके टीचर्स के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में से कोई 2 सब्जेक्ट में उत्तीर्ण हो ग्रेजुएशन। भाषा से संबंधित विषय हो तो वहाँ पर ऑनर्स या सब्सिडरी के रूप में लैंग्वेज पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक। क्लास 11 to 12 के टीचर्स के लिए क्या है, बीएड तो है ही, साथ में 50% के साथ में स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए क्लास 11 to 12 के लिए, इसके टीचर्स के लिए, ठीक है। और जो सब्जेक्ट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, या जो सब्जेक्ट्स हैं क्लास 11 to 12 के टीचर्स के लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, बॉटनी, जूलॉजी है, मैथ है, ये सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, मतलब इनके लिए वैकेंसीज हैं, ठीक है। अगर कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस के टीचर्स के लिए क्या है, DOEACC, यहाँ से लेवल A होना चाहिए, एवं इसके साथ में स्नातकोत्तर PG की डिग्री तो होनी चाहिए, PG की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और, कंप्यूटर साइंस के टीचर्स के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, बिना बीएड के चलेगा। फिर संगीत के लिए स्नातकोत्तर PG होना चाहिए उसमें। क्लास 11 to 12 में अगर कॉमर्स के टीचर्स हैं तो बनना है तो उसके लिए EPS, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो होने चाहिए पढ़े हुए होने चाहिए। मतलब इन तीनों सब्जेक्ट्स में नियुक्ति की जाएगी। और जो है सो वाणिज्य, कॉमर्स में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त 3 विषयों में से किसी एक विषय में नियुक्त हेतु आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, जो क्वालिफाई किए होंगे इनमें से जिस भी सब्जेक्ट में, उसी एक सब्जेक्ट में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी आयु सीमा वगैरह हम देख चुके हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने नोटिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट, नोटिस और एडवर्टीजमेंट दोनों को डिटेल में देख लिया है फ्रेंड्स। इस
नोटिफिकेशन और इस एडवर्टीजमेंट से संबंधित TRE 3 से संबंधित कोई भी सवाल हो, आपको फॉर्म भरने में कोई कठिनाई हो, तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ आप अपनी तैयारी को, क्योंकि देख रहे हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो SCRT NCERT बेस्ड है, तो आप NCERT की बुक्स को पढ़िए ठीक से, ठीक है। और साथ में जो पीछे जो एग्ज़ाम्स हुए थे, TRE 1 हो या TRE 2 हो, फर्स्ट फेज सेकंड फेज दोनों जो हुए हैं, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये सवाल जो पूछे गए थे उन सवालों की प्रैक्टिस भी आप करते रहें। अगर आप वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सुन के करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग वीडियोज उपलब्ध हैं, जो TRE 1 हुआ था या जो TRE 2 हुआ था या BPSC के अलग अलग एग्जाम्स के। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसके साथ में उसका टेस्ट भी लेते रहें, उसका प्रैक्टिस भी करते रहें। तो प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे अच्छा होता है टेस्ट के अलावा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप हमारे उन वीडियो से कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए डिटेल में उनकी एक्सप्लेनेशन और आंसर जो कि ऑफिशियल की से है वो दिया गया है। तो आप हमारे चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोज देख सकते हैं, ठीक है। उससे आप अपनी तैयारी को टेस्ट भी करते रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस एग्ज़ाम की तैयारी से संबंधित वीडियोज़ और अलग अलग सब्जेक्ट्स की गाइडेंस, वो सब हमारे वीडियोज हमारे चैनल पे आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। साथ में अगर आपके जो जो फ्रेंड्स हों, जो फैमिली में जो लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उनको भी आप ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल के बारे में बता सकते हैं जो कि BPSC बिहार है। हम पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे आपकी आपकी तैयारी में। आपको आपकी परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।